नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल क्रेडिबल ब्रो में। चलिए शुरू करते हैं फिर एक नई न्यूज़ के साथ, फिर एक नए आर्टिकल के साथ, फिर एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। आप सबके सामने मैंने CNBC TV 18 की न्यूज़ आउटलेट का आर्टिकल लगा रखा है। राइट बिफोर अकाउंटिंग क्राइसिस, म्यूचुअल फंड सोल्ड इंडस्ट्रियल बैंक शेयर वर्थ 1600 करोड़ इन फेबररी। और भी कुछ आर्टिकल्स हैं, जैसे कि बिजनेस टुडे का भी आर्टिकल है। इंडस्ट्रियल बैंक crash. If you had invested rupees 1000 in September 2014, financial planner shed light on its performance. फाइनेंशियल एक्सप्रेस का भी आर्टिकल है, इंडस्ट्रियल बैंक द व्हाई एंड हाउ बिहाइंड द अकाउंटिंग डिस्पेरेंसी। तो हम आते हैं कि यहाँ पे एक्चुअली में हुआ क्या है और इस पर इम्पैक्ट हम लोगों पर कैसे पड़ेगा इसका। तो सबसे पहले देखिए, मैं आपको बता देता हूँ क्या हुआ है। जो हमारी प्राइवेट सेक्टर बैंक है, जो कि फिफ्थ प्राइवेट सेक्टर बैंक है, जैसे कि फर्स्ट तो आपको पता ही है HDFC है, और जो फिफ्थ इन द लार्जेस्ट देश की प्राइवेट बैंक वो कौन सी है, इंडस्ट्रियल बैंक है। तो हुआ क्या है कि 11 मार्च के आसपास वहाँ पर क्या हुआ कि जो इंडस्ट्रियल बैंक है उसमें 27% के आसपास का लोअर सर्किट लगा। 27% के आसपास वो आकर नीचे डाउन आकर क्लोज हुआ, और ये अपने आप में जो बैंक है उसका जो मार्केट कैपिटलाइजेशन यहाँ से उड़ चुका है इस 27% नीचे डाउन आने से 21,000 करोड़ का। तो अब लगभग अब जो इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन है लगभग 50 करोड़ के आसपास है, 50 to 52 करोड़। जो कि अगर ये अब यहाँ से भी 10 से लेके या 15% के आसपास और नीचे की तरफ क्लोजिंग देता है या और नीचे की तरफ डाउन या क्रैश होता है ये शेयर, तो ये हमारी जो स्मॉल फाइनेंस बैंक्स हैं, जैसे कि बहुत सारी हैं, 7-8 हैं, लेकिन जो आप सबने भी देखा होगा जो वहाँ पे पॉपुलर हैं, जैसे कि AU स्मॉल फाइनेंस बैंक हो गया, तो ये उसका जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है उसके आसपास आ जाएगा इंडस्ट्रियल बैंक। तो ये अपने आप में छोटी बात नहीं है, क्योंकि जो इंडस्ट्रियल बैंक है ये हमारे देश का 5वां सबसे बड़ा प्राइवेट बैंक है। और एक्चुअली में इसमें ऐसा हुआ क्या कि इसने 27% का लोअर सर्किट मारा 11 मार्च को आसपास। ऐसा इसमें हुआ क्या, तो अब हम आते हैं बेसिकली उस पर कि ऐसा इसमें क्या हुआ। एक्चुअली में हुआ इसमें ये कि 10 मार्च के आसपास जो बैंक है, बैंक के मैनेजमेंट ने एक प्रेस नोट बोल लीजिए आप, या एक पब्लिश किया प्रेस नोट को, और उसमें लिखा था ये चीज़ कि जो बैंक है, बैंक को बेसिकली 2100 करोड़ का लॉस रजिस्टर करना पड़ेगा ड्यू टू कुछ अकाउंटिंग एरर्स। ये उन्होंने बताया बैंक के मैनेजमेंट ने 10 मार्च की शाम को। तो एक्चुअली में हुआ क्या, और ये जो अकाउंटिंग एरर्स है ये उन्होंने बेसिकली RBI की जो मास्टर गाइडलाइंस है उसके मुताबिक अपने ही इंटरनल ऑडिट किया। तो उनको पता चला ये चीज़ कि जो उनके ऑडिट है, अकाउंटिंग है, उसमें एरर है, बेसिकली एरर अकाउंटिंग हुई है। और वहाँ पे उनको क्या करना पड़ेगा, उनको जो इस क्वार्टर है, जो अब इस क्वार्टर के रिजल्ट्स पब्लिश होंगे, तो वहाँ पे उनको 2100 करोड़ का लॉस रजिस्टर करना पड़ेगा। तो इसकी वजह से जो वहाँ के इन्वेस्टर्स हैं, जो इंडस्ट्रियल बैंक में बेसिकली इन्वेस्ट करके रख रहे होंगे, वो सब लोग पैनिक में आ गए कि बेसिकली ऐसा क्या हो गया। तो उसके ही अगले दिन यानी 11 मार्च के आसपास उसमें जो लोअर सर्किट लगा वो 17% के आसपास लोअर सर्किट लगा। और अगर ये अपने ऑल टाइम हाई से देखा जाए इंडस्ट्रियल बैंक को, तो ये लगभग अपने ऑल टाइम हाई से 66% के आसपास नीचे ट्रेड कर रहा है, या बेसिकली यहाँ पर स्टैंड कर रहा है, स्टैंड आउट है। तो एक्चुअली में जो इसके रीजन्स बताए गए मैनेजमेंट के थ्रू कि जो ऐसा क्या अकाउंटिंग एरर हो गया कि 2100 इज़ नॉट अ स्मॉल अमाउंट, राइट। 2100 करोड़ इज़ नॉट अ स्मॉल अमाउंट फॉर द बैंक। और इसकी वजह से क्या हुआ कि बैंक के 20,000 करोड़ की मार्केट कैपिटलाइजेशन उड़ गई 11 मार्च के आसपास, उसी के अगले दिन।
तो आप सबको ये भी लग रहा होगा कि बैंक ने जो लॉस जो रजिस्टर करना है बैंक को वो 2100 करोड़ उसका करना है, लेकिन उसकी वजह से जो बैंक है उसकी 20,000 के आसपास की मार्केट कैपिटलाइजेशन क्यों उड़ गई। तो मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, जो बैंकिंग सेक्टर ही है ये बेसिकली चलता है ट्रस्ट पे, है ना। आप सब या हम सब लोग जब भी किसी भी बैंक में जाते हैं, आप सबके भी अकाउंट्स वगैरह खुले होंगे बहुत सारे बैंकों में, जैसे कि पीएसयू हो गए, पब्लिक सेक्टर बैंक्स हो गए और प्राइवेट बैंक्स हो गए, है ना। तो यहाँ पे आप सब लोग बैंक को पैसे इसी वजह से ही देते हैं क्योंकि आप उस पर ट्रस्ट करते हैं, राइट, कि वो आपका पैसा लेके कहीं जाएगा नहीं और उसका कुछ होगा नहीं। तो इन्वेस्टर्स के साथ क्या हो गया, ये इन्वेस्टर्स के साथ हो ये गया 11 मार्च के पहले कि अगर आप ऐसे मान के चलिए कि अगर मान लेते हैं आपने इन्वेस्ट किया होगा इंडस्ट्रियल बैंक में 11 मार्च के पहले ही दिन 10 मार्च या 9 मार्च के आसपास आपने अगर इन्वेस्ट की होंगी 1 लाख रुपीज़, राइट। तो आपके जो 1 लाख रुपीज़ हैं उनकी जो अब वैल्यू बची वो बची लगभग 70,000 रुपीज़, 70 to 75,000 रुपीज़। तो आपको ये कैसा लगेगा, आपकी लगभग 30% या 25% की मार्केट या आपकी जो वैल्यू है वो उड़ गई पूरी। तो ये अपने आप में इन्वेस्टर के साथ धोखा है, और जो वहाँ पे लोगों ने एज आ कस्टमर्स हैं इंडस्ट्रियल बैंक के, उनके साथ भी धोखा है, जो कि मैनेजमेंट ने अपने जो बिहाफ में ये बोला है कि हमको ये चीज़ जो पता चली वो चली पिछले ईयर 2024 के अक्टूबर मंथ में। तो यहाँ पे सवाल ये निकल के आया उसके बाद कि आपने उतने दिनों से बताया भी नहीं इन्वेस्टर्स को, और आप क्या किया बैंक के मैनेजमेंट ने, वहाँ पे शेयर्स वगैरह पहले से टूट ही रहा था क्योंकि मार्केट हमारा बेसिकली ओवर वैल्यूड था, राइट। सारे शेयर्स बहुत ज़्यादा महंगे थे और बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूड थे। तो इस वजह से हुआ क्या कि वहाँ पे चीज़ें ऐसी घटित हुई, और जब चीज़ें ऐसी घटित हुई देन उसके होने के बाद जो वहाँ के जो भी वहाँ पे सीईओ हैं वहाँ पे अभी उनका नाम है सुमंत कृपलानी उनका नाम है, इंडस्ट्रियल बैंक के सीईओ का। उनका कहना आया और उन्होंने बेसिकली आरबीआई से अगले 3 साल का एक्सटेंशन मांगा कि मुझे अगले 3 साल और इस सीईओ की पद पर एक्सटेंड करने दो, जिससे मैं अपनी बैंक को एज आ सपोर्ट कर पाऊँ, राइट। तो लेकिन आरबीआई ने उनकी इस डिमांड को बेसिकली रिजेक्ट कर दिया, या इस रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कर दिया, और आरबीआई ने बेसिकली एक्सटेंशन दिया, वो दिया 1 ईयर्स के आसपास। क्या आपको 1 साल का ही एक्सटेंशन के लिए प्रोवाइड किया जाएगा, किसको, सुमंत कृपलानी को, जो कि सीईओ है इंडस्ट्रियल बैंक के। और इनके जो सीएफओ गोविंद करके हैं कोई, गोविंद जैन ने क्या किया कि पिछली साल ही उन्होंने अक्टूबर के आसपास, जैसे उनको ये चीज़ पता चली, उसी के अगले क्वार्टर में उन्होंने डाल दिया रेजिग्नेशन कंपनीज से। या तो उनको ये चीज़ का पता चल गया, है ना, और पता तो सीईओ को भी था, लेकिन उन्होंने रेजिग्नेशन डाल के और वो वहाँ से निकल लिए गोविंद जैन। तो अब यही सब चीज़ें हैं कि बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो वहाँ पे इनोसेंट इन्वेस्टर है, और बेसिकली यहाँ पे धोखा तो उसके साथ हुआ, है ना, क्योंकि बैंक बंद नहीं हुई। अगर बैंक बंद हो जाती तो धोखा हम दोनों लोगों के साथ मानते, इन्वेस्टर प्लस कस्टमर। और लेकिन अभी जो धोखा हुआ है वो हुआ है इन्वेस्टर्स के साथ। इन्वेस्टर के साथ धोखा यूँ हुआ है कि 1 लाख की कैपिटल उनकी हो गई है सीधे 75 और 70,000 के आसपास। तो ये किसके लिए ये बहुत छोटी चीज़ है, क्योंकि लोग बहुत सारे जो निवेश करते हैं वो छोटी अपनी चीज़ों को कॉम्प्रोमाइज़ करके निवेश करते हैं ना, तो वो ऐसा बिल्कुल नहीं चाहते हैं, राइट। अब हम आते हैं कि एक्चुअली में जो इंडस्ट्रियल बैंक है इसमें एक्चुअली में जो हुआ है, ये बेसिकली मैं आपको कुछ अभी टेक्निकल चीज़ें बताऊंगा, तो आप उसको समझने की कोशिश करना कि जो ये चीज़ें हुई हैं वो बेसिकली हुई कैसे हैं। देखिए मैं आपको बताता हूँ। वहाँ पे जो इंडस्ट्रियल बैंक है, जो और भी सारी बैंकें हैं, अपन इंडस्ट्रियल बैंक का एग्जाम्पल लेके यहाँ चलेंगे। यहाँ पे हुआ क्या कि अभी आप सबने देखा होगा हमारी करेंसी टूट रही है, राइट। जो हमारा रूपी है वो बहुत ज़्यादा टूट रहा है इस टाइम पे। तो हुआ क्या, जो इंडस्ट्रियल बैंक है, जो और भी बैंकर होते हैं, वहाँ पे क्या होता है कि जो आपको करेंसी में, अगर आपको करेंसी में, ये लोग फॉरेन करेंसी में भी डील करते हैं, राइट। इनको जैसे मान लेते हैं कोई व्यक्ति आया जिसके पास फॉरेन करेंसी थी, तो उसको ये कन्वर्ट करके बेसिकली रुपी देंगे, और किसी के पास रुपी है और वो अगर फॉरेन करेंसी में कन्वर्टिंग करना चाहता है
तो उसके लिए ये उसको फॉरेन करेंसी में कन्वर्ट कर देंगे। तो हो क्या रहा था कि इनने कुछ डेरिवेटिव पोजीशंस वगैरह होल्ड करके रखी थी। डेरिवेटिव पोजीशंस इन द सेंस आप ऐसे समझ लगती है कॉल या पुट, है ना। इनने कुछ ना कुछ ऐसा होल्ड करके रखा हुआ था, जिससे क्या हुआ कि जो इनके लॉसेस हैं वो इनके बढ़ते जा रहे थे डेरिवेटिव्स की वजह से, क्योंकि ये बेसिकली हैच करके चल रहे थे। और इनने हैजिंग के इस चक्कर में इनको हुआ क्या कि इन्हें प्रॉपर तरीके से हैज नहीं किया, और डेरिवेटिव जो इनकी कॉल है इसको ये बेसिकली लेते चले गए, क्योंकि जैसे ही मार्केट गिर रहा था और ये डेरिवेटिव्स को लेते चले गए इन द करेंसी कि हमारी करेंसी आज नहीं तो कल स्टेबल होगी। तो इस वजह से इनको ये जो लॉस है वो बेसिकली 2100 करोड़ के आसपास अब आकर इनको बताना पड़ा 10 मार्च के आसपास। और ये इसकी वजह से पड़ गया इन्वेस्टर्स में पैनिक पड़ने के बाद आप सबको पता ही है कि 11 मार्च को हुआ क्या, 27% शेयर नीचे आके क्लोज हुआ, एंड देन उसके पास 2-4% ऊपर है अभी और ट्रेड कर रहा है। तो ये जो कुछ चीज़ें हैं, तो यहाँ पे जो इनकी ट्रेडिंग डेस्क है, यहाँ पे बेसिकली इनकी 2 ट्रेडिंग डेस्क थी जो कि ये सब चीज़ों को देखती थी, हैजिंग वगैरह को, डेरिवेटिव्स को। जैसे एक थी इनकी इंटरनल डेस्क और एक थी इनकी एक्सटर्नल डेस्क। तो जो इंटरनल डेस्क थी वो बेसिकली काम करती थी किस मेथड पर, वो काम करती थी ALM मेथड्स पर। ALM स्टैंड फॉर एसेट लायबिलिटी मैनेजमेंट, ये बेसिकली इस पर काम करती थी। और जो इनकी एक्सटर्नल डेस्क थी वो काम करती थी MTM, मतलब मार्केट टू मार्केट स्ट्रेटजी पर। तो हुआ क्या कि ये जो दोनों डेस्क्स थी इनकी, ये अलग अलग स्ट्रेटजीज पर काम करती थी। देन हुआ क्या कि जो इंटरनल डेस्क है उसमें आई प्रॉब्लम। अगर ये दोनों ही डेस्क एक ही चीज़ पर काम करती हैं, एक्सपर्ट्स का मानना ये है, तो शायद इनको ये लॉस फेस ना करना पड़ता है जो इनको करना पड़ा है। 2100 करोड़ के आसपास का लॉस इनको फेस करना पड़ा है, ये इनको फेस ना करना पड़ता है, ऐसा एक्सपर्ट्स का मानना है, कई सारे लोगों का मानना है। तो इससे हुआ क्या कि जो इनकी इंटरनल डेस्क है, इंटरनल डेस्क ने जो एसेट एंड लायबिलिटी मैनेजमेंट के ऊपर फोकस करके या स्ट्रेटजी के ऊपर फोकस करके जो भी संभालती थी इनके डेरिवेटिव्स पोजीशंस को या हेजिंग वगैरह करती थी, तो वहाँ पे क्या हुआ कि एक्चुअली में जो कभी प्रॉफिट हुआ ही नहीं पहले जब मार्केट ऊपर जा रहा था, तो उस प्रॉफिट को इन्होंने दिखाया मार्केट को। तो इनके जो नेट प्रॉफिट है उसमें भी इंक्रीजमेंट होता चला गया। जैसे ही वो इंक्रीजमेंट होता चला गया क्वार्टरली, तो एक्चुअली में वो कभी इंक्रीमेंट था ही नहीं, क्योंकि जब तक आप प्रॉफिट को बुक नहीं करोगे वो प्रॉफिट नहीं है आपका, है ना। तो यहाँ पे इन्होंने जब बुक करने पर आए, जब इनको 2100 करोड़ के आसपास का लॉस हुआ, जब इन्हें अब ये जो बुक किया है इन्होंने, तो इनको बेसिकली 2100,000 का लॉस इंटरनल डेस्क की तरफ से रजिस्टर करना पड़ा। और इसके बाद अभी तो एक्सटर्नल की ऑडिट हुई नहीं है, जो एक्सटर्नल ट्रेडिंग डेस्क है इनकी, जो कि मार्केट टू मार्केट स्ट्रेटजी पर काम करती है, इसकी तो अभी ऑडिट हुई नहीं है। तो अभी इन्वेस्टर्स को ये भी डर है कि कहीं ये जो 2100 करोड़ का आसपास का जो लॉस है, कहीं ये बढ़कर और बड़ा ना हो जाए, जिससे हो सकता है कि शेयर प्राइस और ज़्यादा टूटे। तो ये पैनिक भी अभी इन्वेस्टर्स में है। और जिन लोगों ने इसको अपर रेंट पर खरीद लिया है, उन लोगों के लिए मैं सिर्फ दुआ कर सकता हूँ कि ये जल्द से जल्द रिकवर करे और उनका पैसा जल्द से जल्द मिले, राइट। मैं सिर्फ दुआ कर सकता हूँ उसके लिए, क्योंकि जो इनकी मेथड्स हैं या जो कुछ इन्होंने किया है, जो मैनेजमेंट जो इनके मैनेजमेंट है, इन्होंने जो चीज़ें छुपाई हुई हैं पब्लिक से या आम इन्वेस्टर से, इनोसेंट इन्वेस्टर से, वो अपने आप में बेकार चीज़ है और गलत चीज़ है। जो ये इनको पहले पता चल गया था, तो उनको ये चीज़, ऐसा तो था नहीं कि ये चीज़ अचानक से आई, ये चीज़ ये पहले पिछले 7 सालों 6 से लेके 7 साल के आसपास करते आ रहे थे, है ना। तो अब जब ये चीज़ें हैं, तो ये जो स्ट्रॉन्ग हैंड्स हैं इंडस्ट्रियल बैंक्स के, जैसे CEO हो गया, CFO हो गया, इन सबको पहले से ही पता होगा इस बारे में। और आप सबको मैं एक इंटरेस्टिंग फैक्ट और बताता हूँ। हुआ क्या कि जब सितंबर मंथ के आसपास, जब आप सबको पता है बुल रन का पीक चल रहा था, उसी टाइम के बाद ही बेसिकली यार गिरावट आई है मार्केट में। तो हुआ क्या कि इन्होंने जो CEO हैं सुमंत कृपलानी, इनके पास जो भी शेयर्स वगैरह इनको प्रोवाइड हुए होंगे इंडस्ट्रियल बैंक के, इन्होंने वो सारे शेयर्स ऑल टाइम हाई के आसपास बेचे। तो वहाँ पे बेसिकली इन्होंने चिपकाया शेयर्स को, किसको, आम इन्वेस्टमेंट जिसने भी खरीदा होगा वहाँ पे। तो इनको जो वहाँ पे प्रॉफिट, ये अपना प्रॉफिट बुक कर लिया इन्हें 118 करोड़ के आसपास के इनके शेयर्स थे, जो उस टाइम पे उनकी वैल्यू थी जब ऑल टाइम हाई पे इंडस्ट्रियल बैंक चल रहा था।
और इनके जो CFO हैं या जो अरुण खुराना है कोई करके, उन्होंने भी सेम चीज़ ही की। उन्होंने भी अपने जो शेयर्स हैं वो ऑल टाइम हाई के आसपास ही बेची सितंबर मंथ के आसपास। तो इन सबको पहले से ही पता था कि इससे अच्छा प्राइस इंडस्ट्रियल बैंक को नहीं मिल सकता, तो इन लोगों ने वो चीज़ 1100 के आसपास या कहीं 1500 के आसपास इन्होंने उस चीज़ को बेचा। ऑल टाइम हाई अभी मुझे क्लियर नहीं है ऑल टाइम हाई इसका, लेकिन मैं आप सबको इतना बता रहा हूँ कि जो इसका ऑल टाइम हाई है, यहाँ पे इन्होंने अपने शेयर्स को बेचा इनके मैनेजमेंट ने। तो ये अपने आप में बहुत ज़्यादा वैसी ही चीज़ हो गई कि आपने बेसिकली लोगों को चिपका दिया चीज़ों को। आपको सब चीज़ें पता थी, तो यहाँ पे फंसा कौन? यहाँ पे फंसा आम निवेशक। हम जैसे आम निवेशक ही फंसे यहाँ पे, रिटेलर। क्योंकि बेसिकली फंसा यहाँ पे रिटेलर ही। और इसके बाद FIIs ने भी यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग की हुई है बहुत कस के। कहाँ कभी FIIs की 40% होल्डिंग होती थी, अब 25 के आसपास हो गई है ना। ये चीज़ मुझे थोड़ा सा फिगर से एग्जैक्ट पता नहीं है, लेकिन जो मैं आपको बता रहा हूँ कि FIIs ने भी बुकिंग की है। तो FIIs तो बुकिंग कर ही रहा है, जब भी तो मार्केट गिर रहा है। तो यहाँ पे बेसिकली हुआ क्या है, जो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं और जो आम रिटेल पब्लिक है या रिटेल इन्वेस्टर है, उसको लॉस यहाँ पे फेस करना पड़ा। क्योंकि ये जो स्ट्रॉन्ग हैंड्स हैं ये सब लोग निकल गए, CEO निकल गया, CFO निकल गए, और सब लोग निकल गए अपने अपने शेयर्स को ऊपर की साइड चिपका कर। तो यही कुछ चीज़ें होती हैं। अब हमको बेसिकली इससे क्या सीखना चाहिए इंडस्ट्रियल बैंक के केस से? हमको यहाँ पे सिंपल सा ये सीखना चाहिए कि किसी भी बैंक में हमको जब भी इन्वेस्ट करना चाहिए, हमको कभी भी जल्दबाजी करके इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। क्योंकि अगर आप ऑल टाइम हाई पे इन्वेस्ट करोगे किसी भी चीज़ पे, किसी भी मैं बैंक या किसी भी आप कंपनी का भी नाम ले लो, तो वहाँ से बेसिकली प्रॉफिट ही बुकिंग होगी। क्योंकि जिसने नीचे खरीदा होगा वो तो आकर ऊपर बेचेगा ना। तो आपके प्राइस तक आने के लिए पता चले कि 5 साल हो जाए बैंक को, हो सकता है भगवान ना करे, लेकिन पता चले आपके प्राइस तक आते आते बैंक को 5 ईयर्स हो जाए, आपके पास उतना पता चले पेशेंस नहीं है, तो आपने प्रॉफिट बुक किया, जो आपका लॉस था वो बुक किया, सॉरी, और उसके बाद आप निकल गए और फिर आप बोलने लगे कि मार्केट बेकार है। तो ये सब चीज़ें जो है वो रिटेल इन्वेस्टर को समझनी पड़ेंगी। क्योंकि यहाँ पे अगर रिटेल इन्वेस्टर नहीं समझेगा तो वो उसको हमेशा, जो स्ट्रॉन्ग हैंड्स हैं ये लोग हमेशा ही उसके एक्सप्लॉइट करते रहेंगे। और ये लोग करते आए हैं, हमेशा से ही किया है इन लोगों ने वो चीज़ हमने इंडस्ट्रियल बैंक के केस में देखी। और अक्सर बैंकिंग में ये चीज़ होती है। क्योंकि आज से कुछ साल पहले जो यहाँ पे एक विसिल ब्लोअर था, मान लीजिए शुभचिंतक बोल सकते हैं हम हिंदी में उसे, उसका फ़ोन आता है और वो बोलता है कि जो इंडस्ट्रियल बैंक है यहाँ पे कुछ गड़बड़ी चल रही है और यहाँ पे क्या हो रहा है, एवरग्रीनिंग ऑफ लोन्स हो रहा है। मतलब यहाँ पे ये कि एवरग्रीनिंग ऑफ लोन्स ये से कि मान लेते हैं जो है ये है इंडस्ट्रियल बैंक, इसकी एक सब्सिडी है भारत फाइनेंशियल इंक्लूजन करके। तो वहाँ पे जो इनकी सब्सिडरी है, जहाँ पे 100% ओन करता है इंडस्ट्रियल बैंक, ये यहाँ पे जो ये भारत फाइनेंशियल इंक्लूजन है, ये बेसिकली लोन्स वगैरह प्रोवाइड कर रही है उन लोगों को जो पहले इंडस्ट्रियल बैंक से डिफ़ॉल्ट कर चुके हैं, जिन्होंने लोन्स वगैरह लौटा ही नहीं है, और उनको ये लोन्स वगैरह प्रोवाइड करती जा रही है। तो अब आप सबको लगेगा कि एक्चुअली में इंडस्ट्रियल बैंक के लोग ऐसा क्यों करेंगे, वैसे तो उनका पैसा कभी वापस ही नहीं आएगा, वो NPA में कन्वर्ट हो जाएगा, राइट। लेकिन मैं आपको बताऊं ये सब चीज़ें की गई क्योंकि ग्रोथ वगैरह दिखाने के लिए कि आप ग्रोथ, जैसे आप लोन्स वगैरह बांटोगे तो आपको क्या होगा, आपको आपकी ग्रोथ वगैरह दिखेगी कि आप लोन्स कितना ज़्यादा बांट रहे हो क्वार्टरली बेसिस पे। उससे आपकी ग्रोथ वगैरह इनको दिखानी पड़ने के लिए इन्होंने इस जो स्ट्रेटजी इसका यूज़ किया कि इन्होंने अपनी सब्सिडी के थ्रू उन लोगों को लोन्स बांटे जिन लोगों ने कभी भी इंडस्ट्रियल बैंक के लोन्स वापस ही नहीं किए, या बेसिकली वो NPA हो गए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट हो गए, राइट। तो ये चीज़ें थी। तो अब आप सबको इस चीज़ से क्या सीखना चाहिए इंडस्ट्रियल बैंक से, या हम सबको इससे क्या सीखना चाहिए? हम सबको बस सिंपल सी चीज़ें सीखनी चाहिए कि अगर हम किसी भी चीज़ में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हम उसमें प्रॉपर उसकी रिसर्च करके और प्रॉपर उसकी पड़ताल करके उसमें इन्वेस्ट करें। ऐसे किसी के कहने पर कभी भी आप इन्वेस्ट ना करें, क्योंकि जो कमाई है वो आपकी मेहनत की कमाई है। आप कितने दिन, कोई भी व्यक्ति अगर 8 घंटे नौकरी करता है या, तो उसकी जो कमाई है वो बेसिकली बहुत मेहनत की कमाई है। और मैं किसी की भी कमाई इस तरीके से 25% या 30% के आसपास कम हो जाए अपने आप में, ये बहुत बड़ी बेकार चीज़ है। और उन लोगों का पैनिक आप सोचिए कि जिन लोगों ने ऑल टाइम हाई पर 1 लाख रुपीज़ के आसपास इन्वेस्ट किया होगा इंडस्ट्रियल बैंक में, अभी कुछ ही महीने बाद सितंबर की मुश्किल से 4 महीने के आसपास होंगे, 4 महीने में ही उनकी जो वैल्यू बची 1 लाख रुपए की, वो बची कितनी, 66 to 60,000 रुपीज़ के आसपास। अब आप सोचिए, हाफ ही हो गई।
एक किस्म से देखा जाए तो जो वहाँ से शेयर टूटा हुआ है या टूट गया है बेसिकली, तो उससे हुआ क्या कि 66% की उनकी वैल्यू बची। तो वो सब चीज़ें हैं। अब मैं आप सबको यही चीज़ें बताऊंगा कि आप सब लोग जहाँ भी इन्वेस्ट कर रहे हैं पूरे आप अपने रिस्क को देख कर इन्वेस्ट करें और अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से ही एडवाइस लेके इन्वेस्ट करें और रिसर्च पूरी तरीके से करें, क्योंकि आप किसी चीज़ में अगर शेयर होल्डिंग ले रहे हैं ना तो आप उसके भी जिम्मेदार पूरे पूरे हैं कि उस बैंक में आगे जो होगा वो आप सबको पता होना चाहिए जितना आप कर सकें, क्योंकि हम सबको जो रिटेल पब्लिक है उसको बेसिकली पता ही बहुत देर में चलता है जब तक एक्चुअली में चीज़ें हो चुकी होती हैं, क्योंकि स्ट्रॉन्ग हैंड्स कभी भी नहीं चाहेंगे कि रिटेल लोग आगे बढ़े, है ना। कुछ ही लोग, गिने चुने कुछ ही लोग ही करते हैं ये काम, और बस जो होता है वो बेसिकली पूरे मार्केट को ये सुनना पड़ता है मार्केट बेकार है और मार्केट में ये होता है, मार्केट एक जुआ है, ये वो फलाना ठिकाना। अब कुछ लोगों ने जहाँ ऐसे इन्वेस्ट किया होगा वो लोग तो यही कहेंगे कि मेरे हम लोगों के लिए तो ये बहुत बेकार हो गया, है ना। उनका तो एक्सपीरियंस पूरी तरीके से वर्थलेस हो गया। तो मैं इसी के साथ अब आप सबका पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाहूँगा इंडस्ट्रियल बैंक को लेकर। जो आप सबको एक कहानी थी या जो कुछ भी इंडस्ट्रियल बैंक में हुआ, ये सब चीज़ें मुझे आपके साथ डिस्कस करनी थी। मैं सॉरी फॉर दी लेट वीडियो चाहता हूँ, क्योंकि मुझे कुछ और काम भी थे जिसकी वजह से मुझे ये वीडियो लेट पब्लिश करनी पड़ रही है। इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा, लेकिन आप सबसे मैं ये बिल्कुल जानना चाहूँगा कि आप सबका इसमें क्या पॉइंट ऑफ व्यू है इंडस्ट्रियल बैंक को लेके, कि अब इसमें बेसिकली आगे हो क्या सकता है। या आप सब लोग मुझे बता सकते हैं कि जो इन्होंने ये किया इनके मैनेजमेंट ने, क्या ये सही है या ये बहुत ही ज़्यादा गलत है। क्योंकि किसी से भी आपको छुपाने का अधिकार बिल्कुल नहीं है, क्योंकि हर शेयर जिस व्यक्ति ने भी एक शेयर भी खरीदा है इंडस्ट्रियल बैंक का, वो उसके शेयर होल्डर में आता है। आपने उसके साथ धोखा किया है किस्म से देखा जाए तो अब इसी के साथ मैं आपसे लेना चाहूँगा अलविदा, और आप सबसे मुलाकात होगी एक नए सेशन के साथ, एक नई वीडियो के साथ, एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। जय हिंद, जय भारत।